हेलो फ्रेंड्स। जैसे आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संबंधी जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक होते हैं यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे फैक्चुअल डेटा देखने वाले हम, ठीक है। यहाँ से लगभग हम 5 से 10 मिनट में यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आज तक बने हैं उससे संबंधित जो टॉपिक होते हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं। आप आज शायद 5 से 10 मिनट के अंदर जो भी पढ़ोगे आपको कहीं न कहीं वो आपका देखा हुआ लगेगा, ठीक है, कि आपके कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पूछे गए होंगे, ठीक है। आपको बता दें लॉ ऑफ जो मास एक्शन होता है वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। जो आपका एन पी इक्वल टू आपको ये ध्यान रखना सीधा क्या होता है आपका कभी-कभी फॉर्मूला बेस ना रखकर सीधा आपका स्टेटमेंट आ जाता है आपका कि इसका से सीधा आपका रिलेशन पता ही है। तो होल का आपको पी से डिनोट करते हैं पता होगा एन आई स्क्वायर, इसको ध्यान रखना है। अभी हम यहाँ पे जानेंगे डिटेल में इसका अर्थ क्या है, ठीक है। एन की बात करें तो एन क्या है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन आपका सांद्रता, इसका अर्थ होता है एन, ठीक है। एन मतलब एन टाइप से आप ध्यान रखते हो इलेक्ट्रॉन्स, पी आपका आपका पी टाइप आपका या आपका होल होल्स कॉन्सेंट्रेशन से आपका पी से डिनोट करते हैं। और एन क्या है आपका होल एंड इलेक्ट्रॉन की जो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका होता है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर और दूसरा आपका एट सेमी कंडक्टर आपका एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एंटी सेमी कंडक्टर की बात करें तो आपका पी एन एन और एन एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर होता है। आपको इस समय ज़्यादा ध्यान रखना, आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एन एन, ठीक है। और माइनॉरिटी में आपका होल पी एन होता है, ठीक है। और पी टाइप में बात करें तो एन पी जो पी पी होता है एन आई स्क्वायर होता है, मेजॉरिटी में आपका पी पी और माइनॉरिटी में एन एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक आ रहा है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मोबाइलिटी से आपका यहाँ पे टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि आपका जर्मेनियम या सिलिकॉन का आपका मोबाइलिटी या होल की मोबाइलिटी बताइए या इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी बताइए, ठीक है। आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा जी का तो बिल्कुल आपको देखने के आपका टॉपिक मिला होगा, ठीक है। आपको जर्मेनियम की मोबाइलिटी की बात करें तो 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकेंड इसका मोबाइलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। वहीं आपका सिलिकॉन की बात करें तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकंड इसकी मोबाइलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। वहीं जर्मेनियम की होल की आपका मोबाइलिटी की बात करें तो 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होता है और सिलिकॉन की 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकंड होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वी टी की वैल्यू होती है आपका 25 मिली वोल्ट होती है आपका 0 केल्विन में, और वी टी की आपका वैल्यू होती है जो आपका 300 केल्विन बोलो या आपका 27 डिग्री सेल्सियस बोलो, ठीक है। इसमें कितना होता है 26 मिली वोल्ट होता है। सिंपल से आपका वी टी इक्वल टू 26 मिली वोल्ट ही आपको रूम टेम्परेचर में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी टेबल है क्योंकि आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। पैरामीटर हैं कुछ, ठीक है। आपका हाफ वेव में और फुल वेव आपके कौन से दो टाइप के होते हैं, सेंटर टेप और ब्रिज टेप, ठीक है। बात करें डीसी आउटपुट वोल्टेज की तो आपका हाफ वेव में इसकी वैल्यू होती है आपका बी एम अपॉन पाई, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं। सेंटर वेव टेप की बात करें 2 बी एम अपॉन पाई इसकी वैल्यू होती है, ब्रिज में आपका 2 बी एम अपॉन पाई ही होती है। आर एम एस आउटपुट जो वोल्टेज की बात करें तो बी एम अपॉन टू होती है हाफ वेव में, सेंटर टेप में आपका बी एम अपॉन रूट टू होता है और ब्रिज में भी आपका बी एम अपॉन रूट टू होता है। डिपर वोल्टेज की बात करें तो आपका 0.385 बीएम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। और सेंटर टेप की बात करें तो 0.3077 बीएम और ब्रिज में आपका 0.3077 बीएम होता है। वहीं वोल्टेज रिपल फैक्टर की बात करें तो 1.211 होता है, ठीक है। वहीं आपका सेंटर टेप में 0.482 होता है और आपको ब्रिज में भी 0.482 यहाँ पे होता है। एब्सेंसी की बात करें तो हाफ वेव आपको पता होगा 14.53% लगभग इसकी एब्सेंसी होती है। सेंटर टेप आपका 81.06 यहाँ पे एब्सेंसी होती है और ब्रिज भी आपका 81 के करीब नाव का एब्सेंसी होती है, ठीक है। टी वेव की बात करें, ठीक है, तो 0.28 वैल्यू होती है, ठीक है, आपका हाफ ब्रिज में, ठीक है। आपका सेंटर टेप में 0.672 होती है, ब्रिज में आपका 0.8106 होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करें जिसको पी आई से डिनोट करते हैं पी इनवर्स वोल्टेज, तो आपका पी इनवर्स वोल्टेज की बात करें तो आपका हाफ में वी एम होता है
आपका सेंटर टेप में 2 वीएम होता है, लेकिन ब्रिज के टाइम पे केवल आपका वीएम रह जाता है। ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ये क्वेश्चन आता है। क्रीस्ट फैक्टर की बात करें तो आपका 2 होता है आपका हाफ के लिए, ठीक है, सेंटर टेप के लिए √2 और आपका ब्रिज के लिए √2 होता है। नंबर ऑफ डायोड की बात करें तो हाफ ब्रिज में आपका केवल 1 डायोड की आवश्यकता होती है, आपका सेंटर टेप में 2 और आपका ब्रिज में 4 डायोड की आवश्यकता होती है। रिपल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपका एफ होता है हाफ वेव के लिए, ठीक है, 2f होता है आपका सेंटर टेप के लिए, 2f होता है आपका ब्रिज के लिए, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिस्टर की बात करें तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये आपका पूरी टेबल एग्जाम में आती है कभी-कभी, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका जो कॉमन बेस होता है उसमें आपका वेरी लो होता है, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। इनपुट तो आपका लगभग 40 ओम के करीबन होता है, लेकिन जो आउटपुट होता है 1 मेगा ओम के करीबन यहाँ पे चला जाता है। आपका कॉमन एमीटर की बात करें तो आपका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है ये लो होता है, ठीक है, लो कितना 50 किलो ओम, ठीक है, और बेस में कितना होता है, वेरी लो होता है, लेकिन इसमें केवल आपका लो होता है। और आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होता है आपका, हाई होता है 10 किलो ओम तक। कॉमन कलेक्टर की बात करें तो अब आपका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है, लगभग 750 किलो ओम होता है, और आपका जो आउटपुट होता है वो हाई लो होता है, लगभग 50 ओम, उल्टा होता है आपका कॉमन बेस के, ठीक है। करंट गेन की बात करें तो वेरी लेस देन यूनिटी होता है आपका कॉमन बेस में, ठीक है, आपका 100 से ऊपर होता है आपका कॉमन एमिटर में, और हाई होता है 100 से आपका कॉमन कलेक्टर में। वोल्टेज गेन की बात करें तो स्मॉल होता है आपका कॉमन बेस में 150 करीबन, हाई होता है आपका 500 कॉमन एमिटर में, और कॉमन कलेक्टर में लेस देन यूनिटी होता है आपका, ठीक है। लीकेज करंट की बात करें तो कॉमन बेस में वेरी स्मॉल यहाँ पे लीकेज करंट होता है, कॉमन एमिटर में वेरी यहाँ पे लार्ज होता है, और कॉमन कलेक्टर में आपका वेरी लार्ज होता है। फेज शिफ्ट की बात करें तो कॉमन बेस में आपका 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलता है, कॉमन एमिटर में आपका 180 डिग्री का कॉमन आपका जो यहाँ पे फेज शिफ्ट देखने को मिलता है, कॉमन कलेक्टर में आपका 0 डिग्री यहाँ पे फेज शिफ्ट देखने को मिलता है। एप्लीकेशन की बात करें तो आपका जो कॉमन बेस है आपका फॉर जो आपका फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है कॉमन बेस। आपका एमीटर की बात करें जो हमारा ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको जनरेट करने के लिए कॉमन आपका एमीटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कॉमन जो कलेक्टर होता है आपका इम्पीडेंस मैचिंग के लिए आपका कॉमन कलेक्टर यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। वहीं बात करें कुछ अन्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेटा की, ठीक है, जो आपके एग्जाम में सीधा आता है, ओपन जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसके कुछ पैरामीटर है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट आता है कि आपका जो ओपन होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसका वोल्टेज गेन कितना होता है। तो आइडियल की बात करें तो यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आपका लगभग 10⁶ होता है, कभी आपका प्रैक्टिकली भी पूछा जाता है। इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें ये भी आपका इनफाइनाइट होता है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करें 10⁶ से लेकर 1 मेगा ओम तक की इसकी वैल्यू होती है। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आपका 0 होता है, इसको आप लगभग ऐसे ध्यान रखिए कि सिर्फ आपका आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे याद रख लीजिए, ठीक है, बाद बाकी सभी आपका इनफाइनाइट होता है आइडियल केस में, ठीक है, लेकिन 0 ना होकर आपका 10 ओम से 100 ओम के बीच होता है। वही बैंडविड्थ की बात करें तो आपका इनफाइनाइट आपका होता है आइडियल केस में, लेकिन 10⁶ से लेकर 12 आपका 1 से लगभग आपका 1 मेगा हर्ट्ज तक इसकी बैंडविड्थ होती है। CMM/RR कॉमन जो मोड रेशियो होता है उसका इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में 10⁶ से लेकर 120 डेसिबल होता है। स्लेव रेट की बात करें तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करें तो 80 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे स्लो रेट की आपका यहाँ पे जो यूनिट है यूनिट देखने को मिल रही है माइक्रो सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखने वाले हम आपका बुलियन अलजेब्रिक जो लॉ है, कुछ थ्योरम है आपके, जैसे कॉम्यूटेटिव, ठीक है, आपका एग्जाम में आता है कॉम्यूटेटिव लॉ कौन सा है, तो a+b आपका अगर इसको आगे पीछे कर ले इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, या a.b b.b की अगर आगे पीछे कर दें तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते, इसको आपका कॉम्युलेटिव बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो a+b+c इस तरह से आपका इन दोनों का जोड़ अलग से बना सकते हैं, इन दोनों इक्वल टू a+b+c भी इस तरह से हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो a डॉट आपका b+c इसको आपका सिंपल इंटू करके ab+ac तरह हो सकता है, ठीक है। इस तरह एंड ऑपरेशन थ्योरम की बात करें तो a डॉट a इक्वल टू a होता है, a डॉट 0 इक्वल टू 0, a डॉट 1 इक्वल टू 1, a डॉट a बार इक्वल क्या होता है आपका 0 होता है।
इन्वर्शन थ्योरम की बात करें तो ए बार का अगर डबल बार हो जाए तो केवल आपका ए बचता है। और ऑपरेशन थ्योरम की बात करें तो ए प्लस ए इक्वल टू ए ही होता है, ए प्लस जीरो ए होता है, ए प्लस वन इक्वल टू वन होता है। ट्रांसपोजिशन थ्योरम होती है आपकी ए प्लस बी ए प्लस सी, तो ए इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम की बात करें तो ए प्लस बी सी अगर होता है तो इसको सिंपली ए प्लस बी आपका इंटू में ए प्लस सी यहाँ पे हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे जैसे एग्जाम में आता है आपका डी मॉर्गन, तो डी मॉर्गन आपका A1 A2 A3 है इनफाइनाइट तक, तो इसको अलग से A1 बार प्लस A2 बार इस तरह से अलग लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसको आपका इंटू में आपका बार में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखने वाले हम आपका इसके बाद आता आपका जो पावर कुछ एम्पलीफायर है, ठीक है, जैसे क्लास है एम्पलीफायर, तो इसकी जो कंडक्शन जो एंगल होती है आपका 360 होती है, ठीक है। और एफिशिएंसी की बात करें तो 50% इसका एफिशिएंसी होती है। क्लास बी एम्पलीफायर की बात करें तो 180 कंडक्शन एंगल होता है और आपका 78% लगभग इसकी एफिशिएंसी होती है। क्लास ए बी की बात करें तो 180 से 360 के बीच होता है, लगभग आपसे 50 से 78% की भी एफिशिएंसी होती है। और क्लास सी की एफिशिएंसी 90% से ऊपर होती है और 180 इसकी क्या होता है कंडक्शन एंगल होता है, ठीक है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर की बात करें तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की बात करें तो आई डी सी इक्वल होता है आई सी अपॉन आई सी। किस केस में जो अल्फा ए सी होता है आई सी अपॉन आई होता है। आई सी क्या है आपका कलेक्टर करंट है, आई क्या है आपका एमीटर करंट है। अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी 0.95 से आपका 0.999 तक होती है। बीटा की वैल्यू की बात करें तो आई सी अपॉन आई भी होती है, ठीक है। या आई जो लीकेज होता है आपका कलेक्टर एमीटर जो होता है आई सी ओ, बीटा प्लस वन इंटू आई सी बी ओ होता है। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। अगर ये आते आपको अगर अल्फा बीटा वैल्यू दी है तो बीटा वैल्यू आराम से ज्ञान कर सकते हैं और बीटा से आप अल्फा गामा की वैल्यू ज्ञान कर सकते हैं। जैसे बीटा की बात करें तो आपका क्या होता है अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। वही अगर आपका अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपका बीटा अपॉन वन प्लस बीटा इसकी वैल्यू हो जाती है। कोई भी दिया आप आसानी से कर सकते हैं। गामा अगर निकालना है तो वन प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका गामा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। या अल्फा से ज़्यादा आपको गामा निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा आपका गामा इक्वल टू सीधा हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस अल्फा इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ऑसिलेटर टाइप्स की बात करें टाइप ऑफ जो कंपोनेंट की बात करें तो आरसी ऑसिलेटर होता है जो आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, ठीक है। और साइन वेव इसकी आपका वेव की फॉर्म कैसे होती है कि साइन वेव की तरह होती है। एलसी एलसी ऑसिलेटर की बात करें तो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है आपका, ठीक है। और स्क्वायर वेव यहाँ पे वेव फॉर्म होती है। क्रिस्टल ऑसिलेटर की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आपका और ट्राइंगल आपका क्या होती है फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, तो मोड है आपका कट ऑफ में कभी पूछा जाता है कट ऑफ में क्या होता है, तो जंक्शन ई एमीटर में क्या होता है जो आपका रिवर्स बाय आर बी, ठीक है। और रिवर्स बाइस और ये भी दोनों आपका रिवर्स बाइस होता है। ऑफ स्विच यहाँ पे होता है। एक्टिव की बात करें तो आपका फॉरवर्ड बाइस होता है आपका एमीटर और कलेक्टर क्या होता है आपका रिवर्स बाइस होता है, एम्पलीफायर की तरह यूज होता है। सैचुरेशन की बात करें तो आपका जो एमीटर जंक्शन होता है फॉरवर्ड वाइज होता है और कलेक्टर क्या होता है आपका फॉरवर्ड वाइज ही होता है और दोनों आपका ऑन स्विच में होता है। तो सैचुरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिवर्स एक्टिव की बात करें तो आपका जो होता है रिवर्स वाइज होता है और ये आपका फॉरवर्ड वाइज होता है ये आपका, ठीक है। ऐसे देखते हैं आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर हमने देख लिए थे, ठीक है। हमने यहाँ पे बुलियन इक्वेशन इत्यादि हमने ये देख लिए थे। अब लास्ट इसमें आता है क्वेश्चन आपका जिस कुछ आपका और एंड नॉट तो सभी को पता है, ठीक है। लेकिन हम नॉर देखने वाले हैं यहाँ पे। नॉर आपका ए प्लस बी का बार होता है, इसकी जो टेबल होती है कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इस तरह से एक्सॉर का भी यहाँ पे जो टेबल दी गई है, ठीक है। ए एक्सॉर बी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ए बी बार प्लस ए बार बी यहाँ पे होता है। ये एक्सक्लूसिव नॉर है, ठीक है। जहाँ पे ए बी प्लस ए बार बी बार होता है, ठीक है। तो ये बफर की तरह होता है, जितना इनपुट दे रहे हैं उतने आउटपुट होता है। प्लीज़ अगर पसंद आया आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। आप खुद से या नोट्स रख सकते हो। ओके भाई, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।